Assalamu alaikum. Hello everyone and welcome to IQ Star Education. This video we will be learning about the chapter gravitation. ये वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, लेट्स रिवाइज दैट। वी हैव डन विद द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने देखा था कि न्यूटन ने कैसे डिस्कवर किया था एप्पल को जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होता है, एंड व्हाई ही थॉट लाइक दैट। उसने उस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का इंट्रोड्यूस किया था। एंड उसने कुछ थियरीज भी दी थी जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट द फोर्स विच इज सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग एक फोर्स होता है जिससे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वाज द केपलर्स लॉ। केपलर के कुछ हमने 3 लॉ स्टडी किया था, जिसका फर्स्ट लॉ था कुछ इस तरह से, लाइक जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्स शेप में होता है एंड सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकाई। एंड सेकेंड लॉ कुछ ऐसा था कि all the planet covers equal distance in equal interval of time. That was the second law. And third law से हमने कुछ formula को introduce किया था, which was like this: k is equals to t square upon r cube. कुछ इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ था। तो ऐसे 3 लॉज हमने स्टडी किए थे। ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने डिस्कवर किया था। उसके बारे में भी हमने कुछ फॉर्मूला को स्टडी किया था, विच वॉज समथिंग लाइक दिस, that g m1 upon m2 upon r square, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था फोर्स का। नाउ अब उसके बारे में हम देखते हैं। हमें एक फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करना है, फॉर्मूला को डिराइव करना है। उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। दैट विल भी हमें कंसिडर करना होगा एक बॉल को। सो कंसिडरिंग अ बॉल विच इज मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, एक कांस्टेंट स्पीड से वो कवर कर रहा है कुछ डिस्टेंस, और वो क्या है, सेंटर सीकिंग है। उसका फोर्स कहाँ पे डिनोट कर रहा है? तो सेंटर पे उसका फोर्स आ रहा है। दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, इसी की वजह से उसका फोर्स कुछ इस तरीके से होगा। दैट विल बी द एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ इज नथिंग बट द फोर्स ओवर हियर। एम क्या है? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो इस तरीके से चीजों को कवर किया गया है और ये फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द फोर्स विच इज, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उससे हम डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू पता है। v इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 पाई r अपॉन t। v को ऐसा भी इस तरीके से बताया गया है। अब इस v की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में ऐड करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम जो v की वैल्यू ऐड करेंगे, इट विल बी लाइक f इज इक्वल्स टू m 2 पाई r अपॉन t, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, अपॉन r। अब ये r और ये r एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है v का स्क्वायर, तो एक r ये कैंसिल हो गया। अब हम ब्रैकेट को निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा 4m पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। t यहाँ का क्या चला जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अपॉन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वी विल गेट f as 4m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी। अब केपलर के थर्ड लॉ में हमने देखा था दैट k इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, है ना। केपलर का थर्ड लॉ क्या था? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ऐसा हमने फॉर्मूला कुछ डिराइव किया था। बट यहाँ पे उसका कुछ अपोजिट है, दैट टी इज here in the denominator, r is here in the numerator। तो हमें क्या लेना है? दैट k is directly proportional to t। तो कोई बात नहीं, हम k को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लेंगे। So we'll get something like this: 4m pi square अपॉन r स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू पूरी एज इट इज रहेगी और इस वैल्यू के बदले हम k लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब साइंटिस्ट ने ऐसा डिराइव किया है दैट द वैल्यू ऑफ दिस मच क्या है? ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है।
तो आप इस वैल्यू के बदले हम कांस्टेंट लिखेंगे, सो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/r²। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन लगानी पड़ेगी, या वाइस वर्सा हम करते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालने के लिए हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ऐड करेंगे। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, f is directly proportional to 1/r², या हम ऐसा भी बोलेंगे f is inversely proportional to r²। यहाँ पे r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो f की वैल्यू कम होगी, f की वैल्यू इंक्रीज होगी तो r की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। सो दिस इज द समथिंग दैट वी हैव टू डिराइव, और हमने ये डिराइव कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, जिसे बोलते हैं जी, जी से भी डिनोट किया जाता है, और उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो क्या है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई यहाँ पे बॉल थ्रो कर लिया, अब उससे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स जब लगेगा तब उसका एक्सेलरेट होगा, वो तभी एक्सेलरेशन में आएगा। ये न्यूटन के सेकंड लॉ में भी उसने बताया है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन, जिस बॉडी को फोर्स लगेगा वो एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जब न्यूटन ने बोला था F इज इक्वल्स टू एम ए, तो ए की जगह पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे G ले लेंगे, यानी कि F इज इक्वल्स टू एम जी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम डिनोट कर लेंगे एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अर्थ को, ठीक है। अर्थ है यहाँ पे, ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस है, ठीक है। अर्थ का मास कितना है, तो कैपिटल एम यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, एक इंसान खड़ा है जिसका मास है स्मॉल एम। तो यहाँ पे अर्थ का मास कैपिटल एम है, और यहाँ पे इस इंसान का मास क्या है, स्मॉल एम। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पे m1 क्या है, तो कैपिटल एम है, यानी कि अर्थ का मास, यहाँ पे हम G को एज इट इज लिखेंगे कैपिटल M, और मास टू क्या है, तो स्मॉल m है, यहाँ पे small m upon r, that is nothing but the capital R, which is the radius of the earth। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों भी इक्वेशन किस चीज के हैं, फोर्स के हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों भी इक्वेशन को 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे। तो 1 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन मिलेगा, एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r², ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट साइड का m कैंसल आउट होगा, राइट साइड का m कैंसल आउट होगा, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, g की वैल्यू मिलेगी, g की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g के और कैपिटल M के, यानी कि मास के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस, यानी कि यहाँ पे अगर रेडियस कम हुआ तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, या ग्रेविटी कम हो गई तो रेडियस बढ़ जाएगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो और यहाँ मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो जी की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ चेंज होती है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ पे कहाँ कहाँ चेंज होती है। तो एक्चुअली इसके 3 टाइप्स है, जो 3 जगह पे वो चेंज होती है, विच इज नथिंग बट द शेप, अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ऐसे 3 जगहों पे जी की वैल्यू चेंज होती है। शेप में क्यों चेंज होती है मैं आपको बताती हूँ। अब अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से है, एलिप्स शेप का है। अब यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, ये पोल का रेडियस हो गया, और ये इक्वेटर का रेडियस हो गया, R1 एंड R2। तो क्या R1 एंड R2 आर सेम, नो इट इज नॉट सेम। R1 की लेंथ ज्यादा है, R2 की लेंथ कम है, यानी कि पोल की लेंथ कुछ कम होगी, रेडियस कम होगा, एंड यहाँ पे इक्वेटर का रेडियस कुछ ज्यादा होगा। अब रेडियस ऑफ कोर्स मैटर करता है, तो इसीलिए रेडियस की वैल्यू यानी कि जब चेंज होगी तो यहाँ पे जी की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी कि यहाँ पे शेप क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है। अब हम बात करते हैं अल्टीट्यूड की।
अल्टीट्यूड इज नथिंग बट द हाइट, चेंज विद द हाइट। अब अर्थ जो है वो पूरी तरह से प्लेन नहीं है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे वैलीज है, कहाँ पे सीज है। तो यहाँ पे जब माउंटेन्स आते हैं, तो माउंटेन्स का जब आएंगे तब उसकी जो माउंटेन की हाइट होगी वो भी यहाँ पे कंसिडर होगी रेडियस में कैलकुलेट करते बाद। तो यहाँ पे क्या ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी? ऑफ कोर्स होगी। यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज हो रही है तो मतलब जी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड भी मैटर करता है। नेक्स्ट थिंग that we have to learn is the depth। अब डेप्थ कैसे मैटर करता है यहाँ पे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है अर्थ, अर्थ का ये सेंटर है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे जी की वैल्यू भी चेंज होगी। बिकॉज रेडियस कम हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। अब यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे दोनों भी तरफ से एक पुल आता है, ग्रेविटेशनल पुल, एंड दिस बोथ ऑल अपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0 ओवर हियर। तो इसीलिए जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 होती है, बिकॉज अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस वजह से जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ये तीन चीजों की वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज शेप, अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द मास एंड वेट। मास एंड वेट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मास है वो काउंट करता है, मास कितना मैटर है उसमें वो होता है उसका मास। एंड वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। ये एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है। मास हर जगह पे सेम होता है बट वेट चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास इज मेजर्ड इन केजी while weight is measured in Newton. Mass is a scalar quantity but weight is a vector quantity. अब जो हम हमारा वेट चेक करते हैं, हम हमारे बॉडी का वो मास एक्चुअली चेक करते हैं, नॉट द वेट। वेट इज चेंजिंग एवरीवेयर बट मास कैन नॉट बी चेंज्ड। हमारा वेट मून पे कुछ अलग होगा एंड अर्थ पे कुछ अलग होगा, बट मास क्या कभी चेंज हो सकता है? नहीं। मास इज ऑलवेज द सेम एवरीवेयर। Mass of an object can never be zero, but weight can be zero at the center of the earth। जैसे मैंने आपको बताया center of the earth पे क्या होता है, value of g is zero, so that's why g की value zero हो गई तो हमारा weight भी zero हो गया। So इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। Exam tip 2. At the end of the day, recite aloud what you studied as if you are teaching someone else. This makes the information stick to your brain.